अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाइव एट 5 में खुशामदीद। मैं हूं शेर दिल खान। प्रोग्राम में शामिल होती हैं अहम खबरें और हासिल करते हैं उनका तज्जिया, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पॉलिसी बयान की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान भारत की किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब देगा। जहां तक पुलवामा हमले की बात है तो भारत मालूमात फराहम करे, पाकिस्तान ताउन करने के लिए तैयार है। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान ने कशीदगी के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से मुदाफ़अत का मुतालबा कर दिया है। भारतीय फौज पर होने वाले हमले के वाक़े के बाद काबिल भारतीय इंतजामिया ने मीर बाइस, उमर फारूक समेत दीगर 6 अमला वापस ली। इसके बाद कश्मीरी नौजवानों ने मीर बाइस, उमर फारूक जिम्मेदारी संभाल ली है। मकबूजा कश्मीर में हालात कशीदा हैं, इस पर आज बात करेंगे। जादव केस की समाप्त के दौरान पाकिस्तानी वकील ने भारतीय मौक़िफ़ के जवाब में भरपूर दलाइल दिए हैं। क्या तफसील है, आपको आगाह करें। मिल गई लड़की बाईसान, जीत गया मेरा रोमान। और मिल गई लड़की बाईसान, जीत गया मेरा रोमान। बहुत दिनों के बाद मिला है मुझे आखिरी चांद। लक्ष्मी लेजेंड अदाकार आगा तालिश की आज बरसी है। उनकी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कंट्रीब्यूशन के हवाले से आज बात करेंगे। के वक्फे के बाद पाकिस्तान सुपर लीग स्पोर्ट्स एडिशन का अगला मरहला यानी अगला सिलसिला शुरू होने जा रहा है। कल से मुल्तान सुल्तान का मुकाबला शारजा में मैच खेले जाएंगे। आप तो इसी आपने जान ली इनकी तस्वीर। हमारा मसला सिर्फ डैम्स ही नहीं बल्कि आबादी में थोड़े अरसे में बहुत ज्यादा इजाफा भी है। अगर अभी से हमने बढ़ती हुई आबादी पर काबू न पाया तो मजीद डैम्स भी नाकाफी होंगे। आने वाली नस्ल और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुंबा छोटा रखिए। आगे बढ़ो पाकिस्तान के लिए। है वो फैसल चाहते हैं, तो सेनेटर पता नहीं क्रिकेट कैसे पसंद करते हैं, कितना करते हैं, ये तो जानते हैं। फैसल भाई क्रिकेट से कितना लगा हुआ है? जाहिर है क्रिकेट इमरान खान को बचपन से देख रहे थे। वाइस का 92 के बाद क्रिकेट के साथ बहुत प्यार हो गया, तो क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हैं। इस बार PSL से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? फिर जब पाकिस्तान में आएंगे इस बार तो आप होस्ट हैं, आप भी सब कुछ अरेंज कर रहे हैं। इस बार बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है क्योंकि लोगों में जो जुनून इस बार है, जो एंथुसियाज्म है, जो पैशन है, जो जोश जो बलवन है, वो पहले नहीं था। आप देख लें लाइनें लगी हुई हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और इंशाल्लाह ये जो PSL है इतना कामयाब होगा कि अगली बार सारे मैचेस पाकिस्तान में। खान साहब से बड़े क्लोज है, सुना है कि आप खान साहब तक बात भी पहुंचाते हैं, उनकी बात सुनते भी है। उनका क्या विचार है, उनके क्या ख्यालात है PSL के बारे में, वो क्या कहते हैं? नहीं, उनकी पूरी इंशाल्लाह वो PSL को पूरा अटैक कर रहे हैं और हमारी इससे क्रिकेट जो है, हमारा जो ब्रांड है ये उठेगा और इंशाल्लाह दुनिया की टॉप लीग बनेगी।
PTV ला रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल, जिसमें आप अपनी 3 से 10 मिनट ड्यूरेशन की डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फिल्म देख सकते हैं और पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि पाकिस्तान आपका ईमान है। इसकी बेपनाह खूबसूरती, इसका हर एक चप्पा, जिसमें मुल्क से मोहब्बत की कई 100 कहानियां हैं, इसके आम चेहरों वाले खास लोग, जिनमें से हर एक अपनी जगह हीरो है। तो जल्दी करें और अपनी डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फिल्म greenbelief@btv.com.pk पर री-ट्रांसफर करें या गूगल ड्राइव का लिंक भेजें। और पोस्ट करना चाहें तो ये रहा हमारा मेलिंग एड्रेस। सीनियर मैनेजर कॉन्फ्रेंस, ऑफिस नंबर 119, फर्स्ट फ्लोर, PTV हेडक्वार्टर्स, शाहराई कस्तूर, F51, इस्लामाबाद। आपकी फिल्म हम तक 28 फरवरी तक पहुंच जाए। फिल्म छोटी सही, कहानी बड़ी होनी चाहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पुलवामा हमले के हवाले से आज फौरी से बयान दिया, कौम से खिताब किया और वाज़ेह तौर पर पैगाम भारत की हुकूमत को, भारत की एडमिनिस्ट्रेशन को और भारत की आवाम को दिया है कि ये पुलवामा जो हमला हुआ है, इसमें अगर आपके पास कोई शवाहिद हैं तो पाकिस्तान तैयार है, तहकीकात में साथ देना चाहता है, और अगर कोई जंग की बात करेंगे तो हम रिटेलिएशन का सोचेंगे नहीं बल्कि रिटेलिएट करेंगे। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सेनेटर फैसल जावेद खान, जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात के चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपने में ज्वाइन किया। ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है। ये सिर्फ पाकिस्तानी कौम के लिए नहीं बल्कि भारतीय कौम के लिए भी पैगाम है जो उन्होंने आज टीवी पर आकर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। ये बहुत ही क्लियर पॉलिसी बयान है। क्लैरिटी इसलिए है कि इमरान खान बहुत क्लियर आदमी है, उनका मौक़िफ़ बहुत क्लियर होता है चीज़ों के ऊपर जी। और ऐसी सूरत हाल है जहाँ पे भारत जो है अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है कि तो वो खुद मुलविस है, जिस तरह से कश्मीर के अंदर जो दहशतगर्दी और जिस तरह से मज़ालिम किए जा रहे हैं, तो ये चीज पूरी दुनिया को बावर हो चुकी है। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान ने जो पहली स्पीच की थी उसमें भी बोला था, अमन की बात की थी और ऑफर की थी कि आप पेशरफ करें, हम 2 कदम आगे आएंगे। और अभी भी बहुत क्लियर बयान दिया है कि ये मत समझें कि डायलॉग की बात करना हमारी कोई कमजोरी है। अगर आप वहां से कुछ करने की करेंगे तो पाकिस्तान सोचेगा नहीं, पाकिस्तान करके दिखाएगा। बिल्कुल ऐसा। हमें फख्र है हमारी फौज पाकिस्तान पे जो हर वक्त तैयार हैं, और पाकिस्तान की फौज जो है पाकिस्तान की बका की स्वामिन है। तो ये कह देना कि भारत की तरफ से इस किस्म के जो ड्रामेबाजियां और ओछे जो हथकंडे इस्तेमाल करता है भारत, और जो झूठ में मबनी एक प्रोपेगेंडा करता है, उस पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी क्लियर पोजीशन है कि आप लेकर आए हमारे सामने कोई चीज, कोई एविडेंस, तो उसमें भी ऑफर की है खुली कि हम बिल्कुल आगे जाने को तैयार हैं। बिल्कुल। लेकिन इस किस्म के बयानबाजियां और ये चीजें ये किसी के लिए बेहतर नहीं। बिल्कुल सही। जहां तक तहकीकात में साथ देने की बात है तो मतलब पहले भी पाकिस्तान ने बारहा कोशिश की कि जितने भी मामला जो भी ये ड्रामे स्टेज करते हैं और फिर उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर धरते हैं, तो पाकिस्तान ने तो हर बार कहा कि हम तहकीकात के लिए तैयार हैं, आप इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हर बार वहां से मनफी पैगाम आया है। तो इस बार भी हमें कोई मुस्बत पैगाम तो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए उनसे। देखिए, ये उनके एक सियासी स्लोगन है क्योंकि इलेक्शन वहां पे आ रहा है। बिल्कुल। और उसके लिए वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए ये ड्रामेबाजियां कर रहे हैं और ये पूरी दुनिया को पता है, और वो मजाक बनते जा रहे हैं दुनिया के सामने अब। क्योंकि अगर पाकिस्तान गलत हो तो कभी भी पेशकश न करे ऐसी जी। पाकिस्तान तो तभी पेशकश कर रहा है ना कि पाकिस्तान का कोई किरदार कोई कहीं से भी इसमें नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की खुली ऑफर है, ओपन ऑफर है कि आए बताएं। और भारत जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गेम के लिए, अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए ये चीजें उछाल रहा है, उसके अलावा हकीकत इसमें कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे। ये जो सारा एक जो प्रोपेगेंडा है ये सिर्फ और सिर्फ उनके इलेक्शन के लिए है और इसके अलावा कुछ नहीं है।
लेकिन यहाँ पे उनको रियलाइज करना चाहिए कि जो एक्सटर्नली उनका जो इस वक्त इमेज जा रहा है हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में, वो बहुत नेगेटिव है, उनकी लीडरशिप का बहुत नेगेटिव जा रहा है। एक तो वहाँ पे जो फंडामेंटलिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, उसको हवा दी गई है इस हुकूमत में, वहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ जो सलूक हो रहा है। तो भारत इस वक्त दुनिया आगे जा रही है, भारत पीछे जा रहा है। और हर बार ये इस किस्म का कोई ड्रामा स्टेज करके पाकिस्तान पर इल्जाम धरने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार तो इस प्रोपेगेंडा को, इस ड्रामा को किसी ने बाय नहीं किया। नेशनल मीडिया हो, बड़ी इदारे हों, बड़ी तंजीमें हों, बड़े ममालिक हों, कोई बाय नहीं कर रहा इस प्रोपेगेंडा को जो स्टेज करने की कोशिश की जा रही है। इवन पाकिस्तान ने जिस तरह का रिस्पॉन्स दिया उससे भी काफी इनको जो है वो सेटबैक हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये नया पाकिस्तान है, यहाँ एक डिफरेंट माइंड सेट है, तो ये इमरान खान की जो पूरी दुनिया में क्रेडिबिलिटी है, उसमें देर नहीं लगती है हमारे नैरेटिव को पूरी दुनिया में फैलने में। और वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज जब बात की तो वो पूरी दुनिया में भारत जो है वो बेनकाब हुआ। और ये क्रेडिट जाता है इमरान खान की शख्सियत को भी, क्योंकि ये इतनी क्रेडिबल शख्सियत है कि वो एक तो दिल से बात करते हैं, सच बात करते हैं, और वो फैलती है, वो जाती है, और लोगों को पता चलता है, दुनिया पूरी को पता चला कि ये पूरा जो हिंदुस्तान है इसमें ये ड्रामेबाजियों की और कुछ नहीं है। और ये भी पता चला कि ये जो पाकिस्तान के ऊपर हर चीज को डाल देता है बगैर किसी तहकीकात के, बगैर किसी, जहाँ पाकिस्तान ऑफर कर रहा है तहकीकात के अंदर, जहाँ पाकिस्तान पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर कह रहा है, उसके बावजूद इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अपने इंटरनल इलेक्शंस के लिए इस सारी चीज को किया। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये पूरी तरह बेनकाब हो गए। बिल्कुल। अच्छा, कश्मीर का जहाँ तक मसला है, मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है वो बहुत तशवीशनाक है। जिस तरह पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने एमफिल किया है, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, वो अपने कलम के जरिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, वो आज़ादी चाहते हैं, वो कोई पैकेज, कोई डील भारत से नहीं चाहते। वो कहते हैं कि जो हमारा हक हमें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक दिया गया है वो हमें फराहम किया जाए, जो गस्ब किया हुआ है। तो जो कश्मीर की जो सूरत हाल है वो इस वक्त बिल्कुल हैंडल नहीं कर पा रहा भारत। तो ये तो सारी चीजें, ये जो हमले भी हो रहे हैं, ये भी उसी चीज का शाखसाना है कि आपने सिचुएशन यहाँ तक पहुंचाई है कि वहाँ के नौजवान अब बंदूक उठाने के लिए और इस तहरीक में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। जी हाँ, ये बहुत ही आपने सही निशानदेही की है। और इस बार अगर आपने नोट किया हो, इस साल जो ये कहती कश्मीर डे था जी, वो हिस्ट्री में इस तरह से पाकिस्तान का मुकदमा या नैरेटिव, कश्मीरियों के हकूक की आवाज पहले नहीं उठी जिस तरह इस बार उठी है जी। ये मैं पाकिस्तानी हुकूमत की सफारती महाज पे, खारजा महाज पे बहुत बड़ी कामयाबी समझता हूँ। क्योंकि हुआ क्या कि इंटरनेशनली बहुत ज्यादा ये बावर हो चुका है कि हिंदुस्तान जो है वो कश्मीर में मुजालिम कर रहा है, और यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक वो आगे अमल दरामद करने के पे नहीं आ रहा। तो ये जो भारत का चेहरा पूरी दुनिया में बेनकाब हुआ है, इसमें पाकिस्तानी मीडिया और हमारे जो नशरियाती इदारे हैं और जो हुकूमत पाकिस्तान है, इन्होंने मिलकर, और अफवाज पाकिस्तान सब ने मिलकर अपने एक पेज पे एक नैरेटिव को फरोग दिया है जो कि असल में कश्मीरियों के हकूक की आवाज है। तो ये अब पूरी दुनिया में चला गया है। तो हर सतह पे आपकी बात ठीक है कि इंडिया आए दिन बेनकाब हो रहा है, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब कश्मीर का मसला हल होगा। पाकिस्तान की तरफ से ये पूरी लचक हमेशा से रही कि हम आके बैठ के डायलॉग के, बिल्कुल आपने डायलॉग की बात की, तो इसी चीज को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हमेशा जो राह फरार है वो भारत ने इख्तियार की है डायलॉग से। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौज को एंगेज करना चाहता है, वर्किंग बाउंड्री पर एंगेज करता है, और कश्मीर में जो सूरत हाल होगी सबके सामने है। लेकिन जब तक डायलॉग आगे नहीं बढ़ पाएगा ये मसले हल नहीं हो पाएंगे। इस रियलाइजेशन को आप कैसा देखते हैं कि क्या मौजूदा हुकूमत के पास तो ये रियलाइजेशन नहीं है, मोदी जी की हुकूमत तो ये रियलाइज नहीं करती कि बातचीत से मसले हल होंगे? क्या अब उम्मीद की जाए कि अगली हुकूमत जो वहां पे आएगी अब वो कुछ मुख्तलिफ होगी या कुछ ऐसा फैसला करेगी कि वो बातचीत से मसाइल हल करे? देखिए, वहां की जो पॉलिटिक्स है वो बैन करती है पाकिस्तान के ऊपर,
آپ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کو جب فروغ دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے اندر ان کی وہ سلوگنس چلتے ہیں. بالکل. اب پرابلم یہ ہے کہ وہاں کی جو عوام ہے وہ بھی اب ریئلائز کرنا شروع ہو گئی ہے کہ جو پاکستان ہے وہ تو پیش رفت کر رہا ہے کہ کرتارپور بارڈر ہو, وہاں پنجاب کے اندر سے ایک آواز اٹھی پاکستان کے حق میں, نعرے بھی لگے. بالکل بالکل. جو کرتارپور بارڈر کھولنے کی ہماری فوج نے اور پاکستانی حکومت نے جو بات کی تو وہ وہاں پر پاکستان کے فیور میں لوگوں کی آوازیں اٹھی. تو وہاں کی عوام کے اندر اب آئے دن یہ چیز آتی جا رہی ہے کہ وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے صرف اور صرف گیمک کرتا ہے. وہاں کی حکومت یا پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کو فروغ صرف الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے دیتے ہیں. بالکل. تو جب ان کی عوام اٹھے گی تو وہ یہ سلوگن بھی ان کا ختم ہو جائے گا, کیونکہ بات چیت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ کتکلامی کی معذرت میں ایک چیز بڑی واضح اس میں یہ جو پالیسی بیان ہے اس پر میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہر بار یہ کہا جاتا رہا کہ ہم دہشت گردی کے حوالے سے سب سے پہلے بات کریں گے, کشمیر ہم ڈسکس نہیں کریں گے. آج وزیر اعظم پاکستان نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے, اگر آپ دہشت گردی کی بات کرنا چاہیں گے تو ہم بھی دہشت گردی کی بات کریں گے. ہم سے زیادہ متاثر اس پوری دنیا میں دہشت گردی سے کوئی نہیں ہوا. تو یہ بھی ایک اسٹیپ فارورڈ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے, اگر آپ نے دہشت گردی پہ بات کرنی ہے تو کشمیر پہ بھی کریں جو آپ دہشت گردی وہاں پر کر رہے ہیں, کلبھوشن کے ذریعے جو پاکستان میں آپ نے کی اس پہ بھی بات کریں, اور جو آپ کے الزامات پہ بھی بات کر لیتے ہیں. دہشت گردی کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ کشمیر کے اندر بھارت کی دہشت گردی ہے. بالکل. اس سے زیادہ مزید بڑی دہشت گردی نہیں ہو سکتی جو دہشت گردی بھارت کشمیر میں کر رہا ہے. تو اگر دہشت گردی پہ بات کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے کشمیر پہ بات کرنی ہے. دہشت گردی کا مطلب ہے امن کی بات کرنی ہے تو کشمیر پہ بات کرنی ہے. یہ تو کور ایشو ہے, اس میں تو پرائم منسٹر صاحب کی بہت یعنی کہ کلیئر موقع. بالکل. اور یہی واحد راستہ ہے آگے جانے کا. اور ڈائلاگ پیس پروسیس, کوئی اور راستہ آگے نہیں ہے. لیکن میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ بھارت اس لیے کہ ان کو اپنے الیکشن کے لیے یہ پولیٹیکل سکورنگ انٹرنلی کرنی ہے, اس کے لیے وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہی ہیومن رائٹس کی تمام پوائنٹس کو دیکھنا چاہیے کہ کس حد گرمی پہ بھارت آیا ہوا ہے, انسانوں کو جو ظلم کر رہا ہے کشمیر کے اندر, اور صرف اپنی پولیٹیکل اس کے لیے. اور اس کے علاوہ کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی کی وہ دہشت گردی یعنی کہ کرتا اور پھر پاکستان اینٹی سینٹیمنٹ کو فروغ دینا صرف اور صرف پالیٹکس کے لیے. اور آخر میں جو اس وقت کافی زیادہ صورتحال تشویشناک بھارت کے لیے بنتی جا رہی ہے کہ بھارت عالمی عدالت انصاف میں بھی کلبھوشن جادو کے حوالے سے کوئی ایسا موقف نہیں اختیار کر سکا جس پہ اس کو کامیابی ہو. وہاں پر بھی ان کو جو ہے وہ پشیمانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس معاملے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی ان کا کیس بہت کمزور ہے. بھارت کا کیس بہت کمزور ہے. وہ جہاں وہاں سے جو اپڈیٹس آ رہی ہیں, جو لائر ہیں وہاں پہ اپنا موقف صحیح سے بیان نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی مٹیریل نہیں ہے. بالکل. اور سارا جو مٹیریل ہے وہ ان کے اگینسٹ جاتا ہے اور اس میں ساری چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں. تو اس لیے یہ بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے اس سے نکلنا. بالکل. اور انشاءاللہ دعا ہے کہ انصاف میں اپنی فیصلہ آئے. بالکل. پاکستان جو ہے اپنی پوری کوشش کر رہا ہے, حقائق سامنے رکھ رہا ہے, دلائل دے رہے ہیں, اور اب تک کی جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں تو بہت کمزور دکھائی دیتا ہے ہندوستان. بالکل صحیح. بہت شکریہ سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کے چیئرمین. اور بات کریں تفصیل سے جو آج وزیر اعظم پاکستان نے پالیسی بیان دیا اور اس سے جڑے جو تمام تر معاملات ہیں, مقبوضہ جموں کشمیر کی جو صورتحال ہے, اور جس طرح پاکستان اب پلوامہ حملے کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہے بھارت کو کہ اگر آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں تو پاکستان کو فراہم کریں, پاکستان تحقیقات کرنے میں آپ کی مدد کرے گا. پیشکش کر دی ہے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے, اور واضح طور پر انہوں نے کہا کہ اگر آپ اسی طرح جنگی جنون کو جاری رکھنے کی بات کریں گے اور کوئی مس ایڈوینچر کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا جواب پھر ہمیں دینا آتا ہے. ہم سوچیں گے نہیں, پھر جواب دیں گے. جس طرح ہم نے ماضی میں آپ کو جواب دیا تو اس بار بھی ہم اس سے کوئی اور ڈفرینٹ پرسپیکٹو نہیں اختیار کریں گے بلکہ آپ کو بھرپور جواب دیں گے. اور بہتر یہی ہے کہ جنگ کے بارے میں نہ سوچا جائے. یہ پاگل پن ہوگا کہ اگر دو ایسے ممالک جو ایٹمی قوت ہیں وہ جنگ کے بارے میں سوچیں, چاہے کسی بھی لیول کی جنگ ہو. تو آغاز کرنا تو آسان ہوتا ہے لیکن اس کو ختم کرنا
मुश्किल होता है और वो इंसान के हाथ में नहीं होता। तो ये वाज़ेह पैगाम भारत की लीडरशिप को, भारत की फ़ौज को, भारत के अवाम को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है। और इस पर हम मज़ीद बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान साहब, सीनियर दिफाई तजज़ियाकार और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के साबिक सदर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया। हम कंटिन्यूसली इस मौजूद पर बात कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक तरफ तो बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि ठीक है, अगर आपके पास कोई शवाहिद है तो शेयर कीजिए हमसे, हम मामलत करेंगे आपकी तहकीकात में। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप यही जिंगोइज़्म का राग अलापते रहेंगे तो उस पर भी आपको जो है वो मुंह की खानी पड़ेगी। हम सोचेंगे नहीं बल्कि हम जवाब देंगे। तो हमारी जो ऑप्शंस हैं वो तो क्या उनके इल्म में है कि हम क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं? जय साहब, राब्ता मुनक़ता हुआ है जनरल रज़ा मोहम्मद खान साहब से, कोशिश करेंगे दोबारा उनसे बात करें। एक अहम सवाल कि क्या जो ऑप्शंस पाकिस्तान की हैं, क्या उनका इल्म भारत की लीडरशिप को, भारत की फौज को, और जिस तरह वो अब इस जंग को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जंग करने की बात करते हैं, तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में वो जानते हैं कि क्या इसका असर होगा उन पर भी और इस पूरे खत्ते पर भी? तो ये बेहतर होगा कि बातचीत के जरिए इस मसाइल को, जो जितने भी मसाइल हैं तस्वीर मसाइल, उनको हल किया जाए। सरफहरिस्त कश्मीर का मसला जो इस पूरे तनाज़े की सबसे बड़ी वजह है, जो पार्टीशन का एक अनफिनिश्ड एजेंडा है, उस पर जब तक बात नहीं होगी तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान साहब हमारे साथ एक बार फिर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया और बहुत माजरत के डिस्कनेक्ट हुई आपकी कॉल। मेरा आपसे सवाल यही है। हेलो जी जी जनरल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जनरल साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जनरल साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, बस पहले आवाज में डिस्कशन की, अभी ठीक है। चलें, सही तौर पर आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं अभी तो ठीक है आवाज आपकी। अच्छा जनरल साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि जो एक जंग की कैफियत पोर्ट्रे करने की कोशिश भारत के मीडिया के जानिब से या उनकी लीडरशिप की जानिब से की जा रही है, उसका जवाब आज बड़े भरपूर अंदाज में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दिया कि हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं बल्कि रिटेलिएट करेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो ऑप्शंस हमारे पास हैं, क्या उसका इदराक भारत की लीडरशिप को, भारत की फौज को, भारत के अवाम को है कि उनके साथ क्या हो सकता है? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा है वो मेरे ख्याल में वो पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से कहा है, ठीक है, कि अगर वहां से इंडिया की तरफ से कोई एडवेंचरिज्म होती है तो हम उसका जवाब देंगे, और जवाब उसी तरह होगा कि एट द पॉइंट एंड प्लेस ऑफ आवर ओन चूजिंग। बिल्कुल, ये ऑब्वियसली इस तरह के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो ग्रेजुएटेड होंगे और उनका देखेंगे कि वो क्या करते हैं और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली जो है ना यहाँ उनको जवाब मिलेगा। लेकिन ये भी बड़ा क्लियरली मेरे ख्याल में कहा गया उनको कि आपका अपना जो है कोई सिक्योरिटी ऑडिट उनको करने की जरूरत है, क्योंकि ये तो उनकी अपनी ना सबसे बड़ी शायद उनकी हिस्ट्री में कश्मीर में इंटेलिजेंस फेलियर है। तो वो पहले ये देखें कि उनकी अपनी क्या खामियां हैं, और ये भी आपको पता है कि बड़े कश्मीरी इंडियन हेल्थ कश्मीरी लीडर्स हैं, उन सब ने उनको बताया कि भी आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी बंद करें और ये देखें कि ये हुआ क्यों है। हुआ इसलिए है कि ये एक रिएक्शन है जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो जुल्म ढाए हैं अपने लोगों के ऊपर, और आपको मालूम है उनका अपना साबिक कठपुतली वजीर आला ये कह रहा है कि आप पहले अपने गिरबान में झांकें कि आप क्या कर रहे हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर में, फिर आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी करें। और ये बहुत मजे का खेज है कि अभी हमला हुआ है और उसके बाद अभी कोई तहकीकात नहीं हुई, कोई शवाहिद इकट्ठे नहीं किए गए, पाकिस्तान पर पहले इल्जाम धर दिया गया। या एग्जैक्टली, तो ये मेरे ख्याल में खुद ही जो है उनके जो कश्मीरी लीडर्स हैं उन्होंने उनको जवाब दे दिया है। और दूसरी बात ये है कि वो बात ये कर रहे हैं कि जी अब जो आर्टिकल 70 है उसको जो है डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है, और चूंकि इंडियन इलेक्शंस भी हैं तो वो पब्लिक ओपिनियन को ये इस तरह जो है वो डेवलप कर रहे हैं कि वो उससे कोई पॉलिटिकल माइलेज उठा सकें। तो ये सारी चीजें जो है मेरे ख्याल में ये सारी दुनिया को पता है,
اور उनको इवेंचुअली शायद डायलॉग की तरफ आना पड़ेगा, जिस तरह अफगानिस्तान में 17-18 साल की जंग के बाद जो है उन्होंने अभी रियलाइज कर लिया है कि इसका मसला सिर्फ जो है वो डायलॉग ही है, क्योंकि इस वक्त तो सिर्फ जो है ना कश्मीर के मसले के सिम्टम्स को वो ट्रीट कर रहे हैं और जो उसके रूट कॉजेज हैं उसको उन्होंने टोटली इग्नोर कर दिया। तो इस तरह तो ख्याल में ये सिलसिला चलता रहेगा और उससे न सिर्फ इंडिया को, पाकिस्तान को, बल्कि पूरे अमन, ये जो रीजन है उसके अमन को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। सही, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ बातचीत ही हो सकती है इस मसले को हल करने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और इस चीज का इदराक जल्द अज जल्द कर लेना चाहिए लीडरशिप को। एग्जैक्टली, लेकिन अभी जो सऊदी क्राउन प्रिंस थे उन्होंने भी इसका जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे रीजन में जो भी बड़े मसाइल हैं उसमें चाहे वो अफगानिस्तान का मसला है, चाहे वो कश्मीर का मसला है, उसका वाहिद हल जो है वो बातचीत है, और उस बातचीत के लिए फोरम यूनाइटेड नेशन है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है, उन्होंने उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। तो यही एक वाहिद तरीका है जिसपे बैठ के मेरे ख्याल में अभी बातचीत का आगाज करें। और जंग की सोचना बेवकूफी होगी, तो ये ऑफर भी किया है, और जंग की सोचना बेवकूफी होगी, क्या ये इल्म में है उनके? देखिए, ये बिल्कुल उनके इल्म में है। वो जो इंडियन जो मीडिया है ना, मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली वो ज्यादा जो है वो जिंगोइस्टिक हो गया है। पता नहीं हिंदुस्तान की हुकूमत क्या सोच रही है। मोदी साहब ने तो ये कहा है कि जी उनका खून खोलना है, जिस तरह के उन्होंने मैसेज दिए हैं, तो उसको तो यही है ना कि वो जाएं और अपनी है उनके इंडियन हेल्थ कश्मीरी, इनको अगर वो अपने लोग समझते हैं तो जाएं और उनके साथ डायलॉग करें, और उसके बाद जो है ना हमारे साथ डायलॉग करें, तो तब जो है ये इसका सिलसिला ये बंद हो सकता है। ना ये कि जो है ना फौरन अपने डिफॉल्ट मौत के तौर के ऊपर जो भी अगर होता है तो उसका पाकिस्तान पर शायद रज़ा मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार, और इस अहम इशू पर तज्ज़िया पेश कर रहे थे। यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे दी हेग में आर्मी अदालत इंसाफ में एक अहम केस के खिलाफ कुलभूषण जाधव केस की समाअत जारी है, पाकिस्तान को दलाल इसमें जारी है। क्या अपडेट्स हैं आपसे शेयर करेंगे तो छोटे जिंदगी है जिंदा रहने के लिए नस्ले नौ को साफ और शफाफ पानी चाहिए। मिलजुल कर हम नामुमकिन को मुमकिन करके छोड़ेंगे, मुमकिन करके छोड़ेंगे। डैम बनेगा वक्त से पहले इतने पैसे जोड़ेंगे, इतने पैसे जोड़ेंगे। ये डैम बना लेंगे, ये डैम बना लेंगे।
बाद खुशामदीद। बात करेंगे आलमी अदालत इंसाफ दी हेग में पाकिस्तान और भारत का जो मुकदमा है कुलभूषण जाधव के हवाले से, उसकी समाअत जारी है। पाकिस्तानी वकील के दलाइल मुकम्मल हुए हैं। इस पर क्या अपडेट्स हैं जानते हैं जाहिद फारूक मलिक साहब से, सीनियर सहाफ़ी हैं और दी हेग से इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बताइएगा क्या अपडेट्स रही आज के इस समाअत के हवाले से। जी आपको बताता चलूंगा जी, कुलभूषण यादव जो भारतीय जासूस है, उसको जो पाकिस्तान से की अदालतों से सजाए मौत हुई और भारतीय अपील के हवाले से आज समाअत का जो दूसरा रोज था, कल इंडियन वकील ने अपने दलाइल पेश किए थे, तो आज पाकिस्तानी वकील जो खाबर कुरैशी हैं उन्होंने दलाइल पेश किए और आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी वकील ने आज भारत के बखिए उधेड़ के रख दिए हैं और उनके मुदल्लल और ठोस जो दलाइल है उनसे जो है कि इतनी ज्यादा उम्मीद हो गया पाकिस्तान को कि शायद पहली दफा पाकिस्तान को क्या ऐसे दलाइल दिए गए हैं, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो रेज किए गए हैं जो इस समाअत में हाईलाइट हुए हैं वहां पर? वो इसलिए कि कल जो भारतीय दलाइल थे वो सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर कीचड़ उछालने की बाकी फैक्ट्स एंड फिगर से बात नहीं की, लेकिन पाकिस्तान ने आज फैक्ट्स एंड फिगर से और जो मवाद था वो पेश किया, प्रेजेंटेशन दी और जिसमें सबूत पेश किए गए कि ये भारतीय जासूस था, ये भारतीय भारत से पाकिस्तान आया और पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा और उसका सबूत भी दिया। और ये भी कहा कि पहले काउंसलर एक्सेस के हवाले से कल जो बात हुई थी, कल दो बातें हुई थी, काउंसलर एक्सेस के हवाले से और मिलिट्री कोर्ट के हवाले से। जब काउंसलर एक्सेस की बात हुई तो हमारे वकील ने उनको कहा कि पहले भारत ये तो माने कि ये हमारा शहरी है, क्योंकि जब हमने इसको पकड़ा तो उसका जो पासपोर्ट था हुसैन मुबारक पटेल के नाम से था। जब इसकी वालदा आई तो उसने इसका नाम कुलभूषण इसका बताया। भारत भी आप तक ये कहता आ रहा है कि इसका नाम कुलभूषण यादव है। तो पाकिस्तान के वकील ने मुतल्लल दलाइल के साथ ये साबित किया कि वो हुसैन मुबारक पटेल के नाम से जो उसको भारत के अंदर से इमिग्रेशन ने और उनके पासपोर्ट ने ऑफिस ने जो पासपोर्ट जारी किया तो वो दूसरे नाम से जारी किया, जिसके ऊपर 17 ट्रेवल कर चुके हैं वो यूएई, ईरान समेत पूरी दुनिया में। वो बड़े ठोस दलाइल हैं जो दिए गए हैं पाकिस्तानी वकील की जानिब से। अब क्या इसका प्रोसेस होगा? कल दोबारा क्या इस पर दलील का सिलसिला जी 4 रोजा समाअत होगी कल। जैसे मैंने पहले बताया कि इंडिया के वकील ने अपने दलाइल दिए थे, आज पाकिस्तानी वकील ने दलाइल दिए हैं। जो आज दलाइल पाकिस्तानी वकील ने दिए हैं और उन्होंने आके हमारे से बात भी की मीडिया से, उन्होंने कहा कि मुझे कभी उम्मीद है कि जो मैंने पॉइंट्स रेज किए हैं कुलभूषण यादव के हवाले से इंडियन वकील उनका जवाब देंगे। अगर उन्होंने इंडियन वकील ने जवाब ना दिए तो मैं कोर्ट से कहता हूं कि वो इस बात पे ख्याल करे कि जो मैंने पॉइंट्स रेज किए हैं कि भारत उसका जवाब क्यों नहीं दे सका। तो कल के हवाले से ये बताता चलूं कि कल इंडिया पाकिस्तान के जो आज सवाल उठाए गए हैं उनका जवाब देगा, जिसकी उम्मीद नहीं है कि वो देगा क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। परसों फिर जवाब होगा पाकिस्तान के जो वकील हैं। कल जो इंडियन वकील बोलेंगे जुमेरात के रोज पाकिस्तान के जो हमारे साथ मौजूद थे जाहिद फारूक मलिक दी हेग से टेलीफोन लाइन पर और हमें इस अहम केस के हवाले से अपडेट्स फराहम कर रहे थे। और अभी तक जो बात सामने आ रही है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको प्रूफ करने में नाकाम रहे हैं भारत के वकील, भारत के एडमिनिस्ट्रेशन, खासतौर पर कुलभूषण यादव का जो मामला सबसे इम्पोर्टेंट मामला, उसका जो इतराफी बयान है जो बगैर किसी के दबाव के उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार दिया है और उन्होंने अपनी वालदा से मुलाकात के दौरान भी इतराफ किया कि वो भारत के लिए काम करते रहे हैं, जासूसी करते रहे हैं। तो ये काफी मुश्किल है वहां पर अदालत में इस चीज को प्रूव करना कि वो जासूस नहीं था, उनका हाजिर सर्विस नेवी का अफसर नहीं था। तो काफी मुश्किलात का सामना वहां पर आईसीजे में भारत को करना पड़ा है। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान उसमें काफी हद तक जो दलाइल हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, वो शेयर कर रहा है अदालत के साथ। इस पर हम बात करेंगे, कश्मीर की बात और पॉलिसी बयान की बात भी जारी रखेंगे। मुनीब फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुनीब हक साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत माजूद के साथ मुनीब हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। मुनीब साहब बहुत शुक्रिया, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आई कैन हियर यू। सबसे पहले तो जो कुलभूषण जाधव का मामला कि भारत बिल्कुल नाकाम हुआ है आईसीजे में, उसके हवाले से चीजें जो हैं
प्रूव करने के लिए, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, कैसा एनालिसिस इस पर आपका है? देखिए शेजल, इंडिया का कोई केस नहीं था कलभूषण के मामले में। इट्स अ सिंपल केस ऑफ एस्पनाज। मैं आपको पहले भी गुजारिश कर चुका हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहला मौका है कि एक सर्विंग ऑफिसर दूसरे मुल्क में जाके इस तरह खुलम खुला जो है वो स्पाइंग कर रहा था, और वो बिल्कुल रेड हैंडेड पकड़ा गया। और आज हमारे वकील साहब ने जो नुक्ता रेज किया वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। उन्होंने कहा कि इंडिया ये बताए कि हुसैन मुबारक पटेल में और कुलभूषण यादव में क्या लिंकेज है। मैं आपको बताता चलूं कि यूके की एक लेबोरेटरी ने जब फोरेंसिक टेस्ट किया उसके पासपोर्ट का, तो वो पासपोर्ट दुरुस्त पाया गया। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने जासूस को जस्टिफाई करने के लिए एक अक्ल पासपोर्ट बना के दिया। ये एक स्टेट फोर्जरी आती है, ये एक कोई कुलभूषण का मामला नहीं है। कुलभूषण तो एस्पियोनेज है ही है, जासूस है ही है। हिंदुस्तान की जो रियासत है वो भी इस फ्रॉड में बराबर की शामिल है, और बिल्कुल वो स्टेट एजेंट है। और कल जो दलाइल होंगे, अगर तो हिंदुस्तान उसका जवाब नहीं देता तो परसों पाकिस्तान को, मैं समझता हूं कि जब फाइनल आर्गुमेंट देंगे हमारे वकील साहब क्वींस काउंसिल पे खाबर कुरैशी साहब, तो उनको चाहिए कि ऑनरेबल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजों को ये कहें कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम था, और इस केस में हिंदुस्तान का मौक़िफ़ जो है वो रद्द किया जाए, और इनको भारी डैमेजेस जो है वो आयद किए जाए, क्योंकि उन्होंने इतना वक्त जो है वो जाया किया है। और नेक्स्ट मंथ 3 मार्च को इस वाक़े को 3 साल हो जाएंगे, और मैं समझता हूँ कि ये केस जो है वो ICJ में बहुत ड्रैग हो गया है। इस केस का पैसा आना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा कि आज सुबह से ही हम बात करें, जब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक पॉलिसी बयान आया है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि एक वाज़ेह पैगाम पाकिस्तान की जानिब से भारत को पहुंच गया है, मिल गया है, रिसीव हो गया है। इसको आप कैसा देख रहे हैं कि क्या रिस्पांस उस तरफ से आएगा? और दूसरा, जो मक़बूज़ जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो सूरत हाल कशीदा है, जितने वहाँ पर हुर्रियत की लीडरशिप है, उनके साथ जो गार्ड्स थे, जो सिक्योरिटी थी, वो हटा ली गई है, अब नौजवान ही सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो ये सब तमाम चीजों के समझ करें। आपने 2-3 सवाल इकट्ठे पूछ लिए। सबसे पहले मैं वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दूंगा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को। उनका जो खिताब था उन्होंने पूरी कौम के जज्बात की तर्जुमानी की, और बिल्कुल बजा तौर पर की, दुरुस्त तौर पर की। लेकिन साथ ही उन्होंने इंडिया को वार्न भी किया, और मैं कहूंगा एक शटअप कॉल भी दी कि अगर इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई वेंचर करता है तो ही विल बी आंसर्ड बैक इन द सेम पॉइंट। ये बिल्कुल दुरुस्त जो है वो जवाब है। लेकिन मैं जो है वो हिंदुस्तान को मैं कहूंगा कि वो बेलिजरेंसी बढ़ा के उसको कुछ नहीं मिलेगा। आपको याद होगा जब लास्ट ईयर दिसंबर में 5 रियासतों में रिजल्ट आए थे, तो मैंने कहा था कि मोदी के पास अब पाकिस्तान बैशिंग के सिवा कोई चारा नहीं है, और मोदी ने वो पाकिस्तान बैशिंग शुरू कर दिया। अनफॉर्चुनेटली जो वादे उन्होंने 2014 में किए थे वो उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं कर सके। अब उनके पास पाकिस्तान बैशिंग और क्रिमिनल कार्ड खेलने के सिवा और कुछ रहा नहीं। अनफॉर्चुनेटली ना ये क्रिमिनल कार्ड चलेगा, ना उनकी ये पाकिस्तान बैशिंग चलेगी। ये सब कुछ जो है वो बैकफायर होगा, और अल्टीमेटली ये बुरी तरह हारेंगे। और अगर सूरत ऐसी रही और कांग्रेस ने कोई जल्दबाजी न दिखाई तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के खिलाफ में आ जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुनीब हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी तज़किया कार, और बड़े वाज़ेह अंदाज में जो पैगाम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दिया उस पर अपना तज़किया पेश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये पैगाम पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी कर रहा है। ये जो पॉलिसी बयान है ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो पाकिस्तानी कौम के सेंटिमेंट्स हैं उसका इजहार कर रहे थे, और ये पैगाम भारत तक मौसूल हुआ है। उम्मीद है कि ये जो जंग का राब वो लाप रहे हैं उसमें वो कमी लाएंगे और पाकिस्तान से बातचीत का रास्ता खोलेंगे। और जिस तरह पुलवामा हमले की बात है, तशवीशनाक बात है, भारत को खुद सोचना चाहिए कि वहाँ पर उनकी 7.5 लाख 8 लाख फौज मौजूद है, उसकी मौजूदगी में, उनके कब्जे की मौजूदगी में ऐसा वाक़या हुआ। वहाँ पर नौजवान अब हथियार उठा रहे हैं, पहले वो पत्थरों से मुसल्लह अफवाज का मुकाबला करते थे, अब वो पत्थरों से मुकाबला कर रहे हैं, और उनके पास जो हथियार है या पत्थर है इसको थामने की जिम्मेदारी भी भारत के ऊपर आयद होती है। तो ये भारत को इस हवाले से सोचना चाहिए। आखिर में हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग 4th एडिशन की, और आपको ये बताएं कि कल से दोबारा से सिलसिला शुरू हो रहा है। 2 रोज का एक रेस्ट था, गैप था, उसके बाद अब मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स 2 ऐसी टीमें जो अभी तक सक्सेसफुल हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स इस वक्त टॉप कर रही है पॉइंट टेबल को,
اس کا مقابلہ ملتان سلطان سے ہونا ہے. شارجہ میں یہ میچز اب کھیلنے جانے ہیں اور شارجہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک روایتی بیٹنگ فرینڈلی وکٹ ہوتی ہے, باؤنڈری شاٹ ہے, تو زیادہ چوکے چھکے زیادہ رنز ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں. کچھ پرابلمس ٹیموں کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں, کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فٹنس کے مسائل بھی سامنے آ رہے ہیں. محمد حفیظ کا انجرڈ ہو جانا کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لاہور قلندرز کو, لیکن اب کپتانی جو ہے وہ اے بی ڈیویلیئرز سنبھالیں گے, لیکن محمد حفیظ کا جو ایکسپیرینس ہے, ان کی جو بالنگ ہے, ان کی جو بیٹنگ ہے, اس کی کمی بھارت محسوس ہوگی لاہور قلندرز کو. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو سہیل مقصود جو پشاور زلمی کے ایک زبردست مڈل آرڈر بیٹسمین ہیں, ان کے بھی انگلی میں ہیئر لائن فریکچر ہوا ہے, جس کی وجہ سے ابھی ان کی بھی جو شرکت ہے باقی میچز میں وہ مشکوک ہو گئی ہے. تو کچھ یہ ایسی اپڈیٹس ہیں جو خاص طور پر فٹنس کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں. تاہم جو کراؤڈ ہے ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ شارجہ میں زیادہ کراؤڈ آئے گا, زیادہ سٹینڈز جو ہیں وہ فل ہوں گے اور بھرپور میچز دیکھنے کو ملیں گے. اور جہاں تک اسکورنگ کی بات ہے تو ہم نے دیکھا کہ دبئی میں جو آخری کچھ میچز ہوئے ہیں اس میں لو اسکورنگ میچز ہوئے ہیں. جو پچھلا میچ لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کا تھا وہ بہت ہی لو اسکورنگ رہا. 78 رنز لاہور قلندرز نے بنایا, پوری ٹیم ان کی آؤٹ ہوئی, اور جواب میں 81 رنز پر پشاور زلمی نے یہ اسکور پورا کر لیا 3 وکٹوں کے نقصان پر. تو 7 وکٹوں سے کامیابی سے مٹی تھی. تو اس وقت دیکھا جائے تو تمام ٹیموں کے پاس ایک چانس تو ہے, دیکھتے ہیں کون اپنی پرفارمنس کو بہتر کر کے آگے نکل پاتا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کریں گے. پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.